देखते रहिए माँ शक्ति आचार्य चंद्रन कुमार क्रमांक 1275। दिन शुक्रवार तारीख 1 अगस्त 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय भाग्य शर्मा जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। आज आपका जो विषय है वो है महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धा सुमन। भाग्य जी हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं। अब ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय भाग्य जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भाग्य जी। आज के पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री की आराधना, तत्पश्चात आज का उद्बोधन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माँ, जय माँ। आज का उद्बोधन काफी समय बाद पुनः स्वतंत्रता के उस नायक के बारे में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी इस भारत माँ को स्वतंत्र कराने में। और उस समय का जो माहौल था उसमें उसने जो अपना रोल पहले सेलेक्ट किया, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया और उसको फिर प्रॉपर उसने उसका निर्वाह किया। ऐसे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोग लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रेमी, श्रेष्ठ शिक्षक, उच्च समाज सुधारक, काबिल वकील और इन सब के साथ साथ वो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती नेताओं में से एक थे और उन्होंने स्वराज की जोरदार वकालत की थी और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है लोगों द्वारा माना गया है, लोगों द्वारा स्वीकार किया गया नेता। तिलक ने तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और स्वराज के लिए संघर्ष को लीड भी किया, उसमें अपनी एक अहम भूमिका भी रखी और सक्रिय रूप से उसमें शामिल रहे। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं कि उन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये एक ऐसा प्रमुख नारा दिया था जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बना और जिसके आधार पर जिस जिस नारे ने उस समय के जनमानस के अंदर जबरदस्त जोश, उत्साह और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना को जन्म दिया। न सिर्फ स्वतंत्रता के लिए बल्कि उन्होंने समाज सुधार के बारे में भी बहुत योगदान दिया। बाल विवाह के वो बहुत कट्टर विरोधी थे और भी अनेक सामाजिक कुरीतियां जो उस समय की प्रचलित थी उनका उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने पर बहुत जोर दिया। इस सब के साथ साथ उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए एक नेता के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में और एक हिंदूवादी के रूप में एकजुट करने के लिए, महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश उत्सव जैसे महान एक उत्सव की, जिसकी अब आप देखते हैं ना, ये अभी अभी आने वाला है गणेश पूजा, गणेश जी की स्थापना, गणपति पूजन, गणपति विसर्जन, ये सारी चीजें जो अब है, ये उस समय उन्होंने लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। शिवाजी उत्सव, शिवाजी के बारे में, शिवाजी राज्याभिषेक, शिवाजी की जो कार्य प्रणाली शैली थी, उनकी माता के बारे में, उनके परिवार के बारे में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसलिए उन्होंने इन दोनों उत्सवों की महाराष्ट्र में शुरू
शुरू में इस सब के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नाम के दो समाचार पत्र भी शुरू किए, जिन समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने भारत के जनमानस के मन में स्वतंत्रता, देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, मातृभक्ति आदि जो मुख्य जो उस समय के आवश्यक बातें थी, उनको लोगों के अंदर भरने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो उन्हें एक बार मांडले जेल में, जो वर्तमान में बर्मा है, 6 साल के लिए, 5.5-6 साल के लिए उन्हें जेल में डाला गया था, वो बाद में आएगा। वहां पर उन्होंने गीता रहस्य के नाम से एक पुस्तक लिखी, जो कि बहुत पॉपुलर रही, और जिसमें उन्होंने गीता के रहस्यों का उस परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया जो उस समय आवश्यक थे। तिलक का जीवन और कार्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार के लिए प्रेरणा थे। चलिए, बाल गंगाधर तिलक या फिर लोकमान्य तिलक, इनका नाम जो नाम था वैसे तो केशव गंगाधर तिलक था। इनका जन्म 1856 में 23 जुलाई के दिन हुआ था, और ये उद्बोधन आप देखिए करीब उसके एक हफ्ते बाद मैं कर रहा हूं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत कट्टर राष्ट्रवादी थे, समाज सुधारक थे, एक काबिल वकील थे, एक श्रेष्ठ शिक्षक थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दिनों में ही भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमें किस तरफ चलना चाहिए, किस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, उनकी एक रूपरेखा तैयार की। हालांकि उस समय जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शासक थे, वो उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहते थे। बोले ये जो है ना, ये अशांति, भारत को शांत नहीं रहने देंगे, अशांत कर, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने स्वराज के लिए सर्वाधिक पहल की, और वो एक तरह से देखा जाए तो इस स्वराज के सबसे बड़े वकालत करने वाले थे। वो भारतीय के, हर एक भारतीय के अंतःकरण में वो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे, कि जिससे कि भारत की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और शीघ्र से शीघ्र मिल जाए। जैसा मैंने बताया कि जब उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये दिया तो उस समय विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, चिदंबरम पिल्ले आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक नेताओं ने उनके इस नारे का समर्थन भी किया, और इसको फैलाने में, इसका उद्घोष करने में, इसको जनमानस के मन में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान किया। 23 जुलाई 1986 को महाराष्ट्र में के रत्नागिरी जिले में उनका जन्म हुआ, एक मराठी ब्राह्मण परिवार में। हालांकि उनका जो पैतृक गांव था वो रत्नागिरी के पास एक चिखली नाम का जगह था, उसमें थे। उनके पिता गंगाधर तिलक एक स्कूल में अध्यापक थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हालांकि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई जब तिलक मात्र 16 वर्ष के थे। तिलक की माता जी पार्वती बाई गंगाधर थी, वो भी बहुत दिन तक इनको उनका साथ नहीं मिला, और वो भी बहुत जल्दी से स्वर्ग सिधार गए। बाल गंगाधर तिलक के जो प्रमुख गुरु थे, जो शुरुआती गुरु थे, वो विष्णु शास्त्री थे, जो एक मराठी विद्वान थे और लेखक भी थे। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो तिलक को तिलक बनाने के में, या तिलक के विचारों को तराश कर सही दिशा देने में, इन जो विष्णु शास्त्री था, इनका बहुत बड़ा योगदान था। तिलक का विवाह तपीबाई नामक से 1871 में हो गया था। हालांकि शादी के बाद उन्होंने तपीबाई माता का नाम सत्यभामा कर दिया था। गुरुजी ने तिलक को राष्ट्रवादी विचारों और सामाजिक सुधारों
की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। हालांकि गोपाल गणेश अगरकर से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि वो अगरकर भी उस समय के बहुत प्रसिद्ध और वरिष्ठ समाज सुधारक थे और लेखक भी थे। और अगरकर ने ही वास्तव में यदि देखा जाए तो तिलक के साथ मिलकर केसरी और मराठा जैसे जो उस समय के आरंभ किए गए अखबार थे उनका संपादन भी किया, उनको काफी उनको चलाने में सहयोग दिया। अब हालांकि या चूंकि तिलक के पिता खुद एक संस्कृत के अच्छे प्रकांड विद्वान थे, तो ऐसे में तिलक भी पढ़ाई में बहुत निपुण और ज्ञानी थे। पिता का जब रत्नागिरी से पुणे ट्रांसफर हो गया तो तिलक का दाखिला भी पुणे के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में करा दिया गया। हालांकि तिलक की माता और पिता दोनों का ही 16-17 वर्ष की जब ये मात्र कुल आयु थी तब इनका निधन हो गया था, तो इसलिए शुरू का कैरियर इनका बहुत संघर्षपूर्ण रहा। तिलक ने पुणे के डेक्कन कॉलेज से संस्कृत और मैथ्स में डिग्री हासिल की और उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से एलएलबी की। ये जो आधुनिक शिक्षा हासिल करने वाली पीढ़ी है ना, इसको यदि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति ने प्रेरक किया तो तिलक थे, क्योंकि भारतीय युवाओं में तिलक को बहुत लोकप्रिय माना जाता था और बहुत युवा जो थे वो तिलक को फॉलो करते थे। हालांकि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तिलक ने वहीं पुणे के एक स्कूल में मैथ्स और अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही साल, 1.5-2 साल बाद ही, 2-2.5 साल बाद 1980 में उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि उनका जो उस स्कूल के शिक्षक थे उनके साथ मतभेद हो। तिलक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि वो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के बहुत बड़े आलोचक थे और स्कूलों में जो ब्रिटिश विद्यार्थियों की तुलना में भारतीय विद्यार्थियों के साथ जो व्यवहार अलग होता था, या कहें तो जो दोगला व्यवहार होता था, उसका तिलक पुरजोर विरोध करते थे। इसके साथ साथ तिलक ने समाज में व्याप्त छुआछूत के खिलाफ भी बहुत बुलंद आवाज उठाई और वो इसको बहुत ज्यादा गलत मानते थे। अंग्रेजी शिक्षा के तिलक बहुत बड़े विरोधी थे। हालांकि इन्होंने खुद अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वो उसके आलोचक इसलिए थे कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा है ये भारतीय सभ्यता के प्रति विद्यार्थी को अनादर की भावना उसके अंदर डालती है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी, साउथ एजुकेशन सोसाइटी की एक स्थापना की, जिससे कि भारत में शिक्षा का स्तर थोड़ा ऊंचे। गंगाधर तिलक के 3 पुत्र थे, श्रीधर बलवंत तिलक, रामभाऊ बलवंत तिलक और विश्वनाथ बलवंत तिलक। इनमें श्रीधर बलवंत तिलक के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं कि वो भी अपने पिता से थोड़े से रिवॉल्यूशनरी थे। वो भी उनका भी अखबार इतना, या फिर उसमें है पत्रकारिता में उनका दखल था, लेकिन वो बहुत ज्यादा, उनका जो था जीवन, बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। जब तिलक की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई तो अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति अंग्रेजों के की भावना, जो कि हीन भावना होती थी, उसकी तिलक ने बहुत ज्यादा आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूरा स्वराज दे दे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये एक तिकड़ी थी, त्रिमूर्ति थी, लाल बाल और पाल की। लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर बाल और बिपिन चंद्र पाल पाल। इन्होंने 1907 में सूरत में कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी जो का दृष्टिकोण थी उसकी खूब आलोचना करी। और मजे की बात यह थी कि इसकी जो अध्यक्षता थी उस सभा की अरविंद घोष कर रहे थे। अब लोकमान्य तिलक ने जब आलोचनाएं जबरदस्त की और उधर मराठा और केसरी अखबार के माध्यम से
उन्होंने जो लेख लिखे उनमें भारतीयों के मानस पटल पर अंग्रेजों के प्रति विद्वेष और भारत माता के प्रति इज्जत अफजाई के लिए जो उन्होंने लेख लिए, इस कारण उनको कई बार जेल भेज दिया गया। हालांकि तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन वो होने के बावजूद भी, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने के बावजूद भी, जो कांग्रेस का नरमपंथी रवैया था उसके खिलाफ थे और उसके खिलाफ वो मुखर होकर बोलते रहते थे। और इसी कारण जब 1907 में लाल बाल पाल की टीम था, इसके दृष्टिकोण के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय की गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। अब गरम दल में तो लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल शामिल हो गए और इनकी टिकड़ी को जो उस समय का जो युवा वर्ग था उसने खूब अप्रिशिएट किया। और इन्होंने क्या किया, उस समय के जो क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, जो कोई भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन करते थे, एक्शन लेते थे या कोई आंदोलन करते थे, उनका ये खुलकर समर्थन करते थे। इन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के जो बम हमले उन्होंने किए थे, उसमें का भी इन्होंने खूब समर्थन किया और उसके समर्थन में अपने अखबार में लिखा। नतीजा यह निकला कि इन्हें बर्मा जो म्यांमार में, वहां की जेल में डाल दिया गया। जेल से जब ये छूटे उसके बाद फिर ये कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिल्ला, इनके साथ साथ मिलकर इन्होंने होम रूल लीग, एक ऐसी संस्था की स्थापना कर दी। अब ये वहां से समझ लीजिए 1890 में शुरू में जुड़े थे, लेकिन उसकी जो कार्यप्रणाली थी, स्वराज के प्रति कांग्रेस की जो लड़ाई का दृष्टिकोण था, ये उसके खिलाफ थे और ये चाहते थे कि कांग्रेस अपना सिस्टम बदले, केवल तुष्टीकरण की नीति या फिर नरम पंथी रवैये को छोड़े और परिवर्तनवाद के। इनका हालांकि खुद का अल्पायु में विवाह हो गया था, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से बाल विवाह के बहुत ज्यादा खिलाफ थे और इन्होंने इसके खिलाफ खूब बातें भी की और उन्होंने कहा कि इस तरह के जो बाल विवाह हैं ये समाज में एक खतरनाक उदाहरण पेश करते हैं। इन्होंने जन चेतना का कार्य जब अपने अखबारों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से किया, तो उसमें मेन बात यह थी कि जो मराठा अखबार था वो इंग्लिश में भी प्रकाशित होता था और जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अंग्रेजी में छपे हुए अखबार जाएंगे तो जो उदारवादी राष्ट्रपति थे, उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे, वो इनकी आलोचना करने लगे और उनकी इसी आलोचना के कारण ये जो है ना, ये कहते थे कि भाई आप केवल और केवल उदारवादी ढंग से काम मत करो, आपको समाज सुधारों को बड़ा प्रखर रूप से आपको उठना पड़ेगा और संवैधानिक तर्ज पर आपको इनकी वकालत करनी पड़ेगी। क्योंकि तिलक का मानना था कि सामाजिक सुधार केवल स्वतंत्रता के राजनीतिक संघर्ष से जो हमारी ऊर्जा है ना, उसको हटा देंगे। तिलक ने इसके साथ साथ जो हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए या मुख्य धारा में शामिल करने की वकालत की। मुस्लिम शासन के विरुद्ध जो मराठा संघर्ष था, उसकी जो लोकप्रिय परंपराएं थी, उनका उन्होंने आह्वान किया कि आप लोगों को हिंदू धर्म को किसी भी रूप से ऊपर उठाना है और मुस्लिम मान्यताओं को आपको, या मुस्लिम शासकों ने जो काम किए उनके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। इन्हीं जो आंदोलन थे जो उस समय के उच्च वर्गों तक सीमित थे, इन्होंने कहा कि इनको आपको लोकप्रिय बनाना चाहिए, जनमानस के तक पहुंचना चाहिए और इसी कड़ी में इन्होंने, जैसा मैंने बताया, 1893 में गणेश उत्सव, गणपति स्थापना की और 1895 शिवाजी उत्सव या फिर शिवाजी राज्याभिषेक के कार्यक्रमों का आरंभ किया।
अब आप देखिए, गणेश गणेश हाथी के सिर वाले देवता हैं, जिनकी पूजा सभी हिंदू करते हैं। और भारत में दूसरी तरफ जो मुस्लिम सत्ता के खिलाफ जो सबसे पहला हिंदू नायक लड़ा, वो शिवाजी थे। शिवाजी 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र मराठा राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने उस समय जितने भी मुस्लिम सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका था। अब इन दोनों, गणेश जी या शिवाजी के रूप में, उन्होंने हिंदू हिंदू समाज को जो इकट्ठा करने का जो बीड़ा उठाया, इससे राष्ट्रवादी आंदोलन को और अधिक हवा भी मिली, और उन ये लोकप्रिय भी हुआ, और साथ साथ इन्हें भी बहुत ज्यादा उसमें लोकप्रियता मिलती चली गई। लेकिन इस सब के बीच में इस सब के बीच में इन्हें एक सांप्रदायिक रूप का टच दिया जाने लगा, और इस टच के कारण लोकमान्य तिलक को यह कहा जाने लगा कि आपकी वजह से मुसलमान जो हमारे साथी हैं वो परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में बहुत सारी चीजें लिखी, और उन्होंने देश का दुर्भाग्य नाम का एक शीर्षक से लोक लिखा था उस समय, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का उन्होंने विरोध किया। विशेष रूप से उन्होंने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो राजद्रोह का मुकदमा चलाने की जो उस समय की धाराएं थी, उनका पुरजोर विरोध किया। हालांकि उसी राजद्रोह के अभियोग में इनको 6 साल के लिए कठोर कारावास के अंदर बर्मा में भेज दिया गया। अब तिलक का दृष्टिकोण, क्योंकि उदारवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक परेशानी का कारण बन रहा था, और उदारवादी कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक दूसरी विकल्प के रूप में लोग मानते थे, जो छोटे छोटे सुधारों के लिए सरकार के सामने बड़ी वफादार अपने आप को पेश करती थी। अब तिलक का लक्ष्य बहुत अधिक इधर उधर से नहीं हुआ, उनका सीधा 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि स्वराज, उनका लक्ष्य था स्वराज, ना कि टुकड़ों में सुधार। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी इन्हीं उदारवादी नीतियों को समाप्त करने और अपने द्वारा जो उद्घोषित थी उग्रवादी कार्यक्रमों को करने के लिए प्रयास किया। और जब अधिवेशनों में उनका इन मुद्दों पर अन्य लोगों के साथ मतभेद हुआ, तो फिर जैसा कि बताया, उदारवादी और नरमपंथी और गरमपंथी 2 पार्टियों में रूप में ये इनका कांग्रेस का विभाजन हो गया। और इन्हीं राष्ट्रवादी ताकतों के विभाजन का फायदा उठाते हुए जो तत्कालीन सरकार थी अंग्रेज, उन्होंने फिर से इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा या आतंकवाद को भड़काने का मुकदमा चलाया, और फिर से इन्हें जेल में भी डाल दिया गया। अच्छा, ये जो आईपीसी की धारा 124 जो थी ना, जिसमें राजद्रोह है, उसको जब 1870 में जोड़ा गया, तो उसके अंदर भारत की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद किया था, जो कि उन्होंने देश निकाला तक उसको अमेंड कर दिया। और इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता था, उसके खिलाफ बोलता था, नफरत फैलाता था, तो उसको भी ये 153 में जोड़ दिया जाता था। अब मजे की बात यह था कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जेल में तो डाल दिया 6 साल के लिए, और लेकिन कारावास में इन्होंने कहा कि मुझे कुछ किताबों को पढ़ने की इजाजत दी जाए, किताबें मुझे प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपको ना तो कोई किताबें देंगे, ना आपको लिखने की अनुमति देंगे, इवन इनको पढ़ने लिखने के साथ साथ पत्र भेजने पर भी रोक लगा दी, ऐसे कोई भी पत्र जिनमें की राजनीतिक गतिविधियां हो। हालांकि तिलक ने वहां पर कुछ अपना व्यवस्था करके किताब भी लिखी, और कारवा जब वो 6 साल बाद बाहर आए, तो पता चला कि इस बीच उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब उसी समय जेल में उन्होंने अपनी महान कृति एक लिखी थी, द ग्रेट ब्रिटेन।
उसको लिखने का शुरू किया। हालांकि भगवत गीता रहस्य नाम एक किताब भी इन्होंने लिखी, जो कि हमारे जो हिंदुओं के एक प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता के एक मौलिक व्याख्या है, उसमें लिखा। तिलक ने सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट उनका इस बात पे था कि जो रूढ़िवादी व्याख्या है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवत गीता त्याग का आदर्श सिखाती है। उनके विचार में यह मानवता की निस्वार्थ सेवा सिखाती है। अब इसके साथ साथ उन्होंने ओरियन कई अनेक किताबें लिखी है, वेदास के ऊपर भी लिखी, अंटार्कटिक भी लिखी, और अनेक वैदिक धर्म के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और इसकी जड़ों में लोगों को प्रेरित करने के लिए, पहुंचने के प्रेरित करने के लिए इन्होंने अपने निरंतर लेख लिखते रहे। तिलक का मानना था कि जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति की जो जड़ें हैं ना, वो आर्यवर्त से हैं, और आर्यवर्त ही इसके फाउंडेशन में, जो कि स्थिति अभी भी आर्य को ही माना जाता है। खैर, उन्होंने अपने रिहाई के बाद फिर से दोबारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको अपना प्रचार प्रसार किया, और अब इसी जोशीले नारे के साथ उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना में लग गए। उन्होंने ये पार्टी ऐसी एक स्थापना करी कि जिससे में उन्होंने लखनऊ समझौता, मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू मुस्लिम एकता, इनका समझौता इन्होंने एक तरह से ले लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि तिलक को इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में 1998 भेज दिया गया इंग्लैंड, प्रतिनिधि के रूप में। क्योंकि तिलक को यह महसूस हुआ वहां पे कि जो इंग्लैंड की लेबर पार्टी है, और डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी, दो पार्टियां ही चलती है जिनका रूल चलता है, वो जो लेबर पार्टी है वो एक उभरती हुई ताकत है। और इन्होंने वहां जाकर अध्यक्ष के रूप में जब पहुंचे होम लीग के, तो इन्होंने वहां जाकर उसके नेताओं के साथ संबंध स्थापित किए, और उनके साथ इतनी घनिष्ठता इनकी हो गई कि इन्होंने उनके साथ अपना विचारों का आदान प्रदान और अपना लेखों का आदान प्रदान किया, कि जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तो वो भी एक लेबर पार्टी ने दी। लेबर पार्टी की सरकार उस समय थी जिसने इंडिया को तुरंत आजादी दे दी। तिलक उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने कहा था कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग करना बंद कर दो। असहयोग आंदोलन जो शुरुआती जो इन्होंने कंसेप्ट था, तिलक का था। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी भी हिंसा को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन करो, लेकिन असहयोग आंदोलन की आड़ में आप कोई भी बदतमीजी ना करें, और आप किसी भी तरह का कोई। तिलक ने अमृतसर में एक बार कांग्रेस पार्टी के बैठक में जब भाग लिया, जब वो इंग्लैंड से वापस आए, तो इनको लगा कि कांग्रेस मतलब नरम दल और गरम दल, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अपन इसको निपटा के, और अब एक तरह से सुधार की तरफ हम जिस ऐसे सुधार करें अपनी पार्टी के अंदर जिससे कि हमें स्वतंत्रता शीघ्र से शीघ्र मिल जाए। तिलक ने अपने प्रतिनिधियों को भी सुधारों को लागू करने के लिए और एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए कहा, जिसके अंतर्गत या जिसके साथ साथ एक के भाई हम सरकार के साथ एक सीमा तक सहयोग कर सकते हैं। हालांकि ये जो इनको नए सुधार की तरफ उनका जो ये था, सोच थी, दृष्टिकोण था, इसको बहुत ज्यादा निर्णायक दिशा तक जब तक ये पहुंच गए, उससे पहले उनका निधन हो गया। और मुख्य बात यह है सर कि जब गांधी जी ने उन्हें भारत, आधुनिक भारत का निर्माता कहा उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए, तो एक बहुत बड़ी बात है। और जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। अब भारतीय क्रांति का जनक, आप देखिए
इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट पूरा ये था कि जब तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर और जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल की स्थापना की थी, तो उसमें तिलक का जो इन्वॉल्वमेंट था वो डायरेक्ट था, लेकिन उन्होंने इसको इस हिसाब से चलाया कि लोगों के प्रति वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। उसी 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 कारण उनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी, क्योंकि उस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में स्वराज और स्वराज की भावना को स्थापित करना था। इसमें होता क्या था, वो 4 5 6 लोगों की वो टीमें बनाते थे और उन सब लोगों को अपना प्रॉपर उनकी ग्रूमिंग करके, उनको प्रॉपर समझा के, उनको कंसेप्ट सारे क्लियर करके, वो जो उस समय के भारतवर्ष के पूरे फैले हुए पूरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो बड़े बड़े राजनेता थे और जो बड़े बड़े एडवोकेट्स थे, उनको उनसे जाके वो मिलते थे और होम रूल लीग का मतलब समझाया जाता कि यदि स्वराज हमारे पास आ जाएगा तो उसका हमें क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। अब आप देखिए, एनी बेसेंट आयरलैंड से इंडिया आई हुई थी, उन्होंने होम रूल लीग का जैसा प्रयोग देखा अपने यहां पर, उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में भी कर दिया। तिलक ने 1890 के आसपास जब शुरू में लाके हुए थे और 1919 तक जो विरोध का उनका कांग्रेस का जो मुख्य विरोध उस समय का करते थे, उसका से अपने आप को धीरे 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 मोल्ड करना शुरू करा। और उसका नतीजा यह निकला कि जो एक धड़ा उनको गरम दल या गरम नेताओं में से एक मानता था, वो धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन के कारण वो भी धीरे धीरे, और जब इन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसे लेकर रहूंगा में नारा दिया, तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को, नेताओं को और उस समय के जो इवन शासकों को भी ये लगा कि तिलक की ये अपनी राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति उसके त्याग और बलिदान, ये प्रणम्य है, क्योंकि उनके काल में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं था जिससे जनता इनसे ज्यादा प्यार करती हो। और वो तो लोकमान्य की उपाधि मिलने का भी एक कारण एक यही था। जातिवादी और अस्पृश्यता के खिलाफ जब तिलक ने आंदोलन चलाया, इसका विरोध किया, तो समाज में व्याप्त सारी जातियों और संप्रदायों के विभाजन को समाप्त करने का जब उनका ये बीड़ा उठाया उन्होंने, तो इसको भी का भी उन्हें खूब समर्थन मिला। और न केवल समर्थन मिला, बल्कि इससे समाज में जो जातिगत भेदभाव और अनटचेबिलिटी की जो सोच थी वो भी बदलती चली गई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जब स्वशासन की मांग की गई और राष्ट्रीय स्तर पर इसको आगे बढ़ाने के लिए पहल की गई, तो ब्रिटिश राज में एक डोमेनियन का दर्जा इनको मिल गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता थे जिनको ये डोमेनियन का दर्जा प्राप्त किया। अब उसके पीछे जो सरकार था उसका भी एक ये था, क्योंकि इनके जो विचार थे वो किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना होकर वो समाज की भलाई के लिए और समाज में व्याप्त बीमारियों या समाज में व्याप्त जितने भी गलत नीतियां हैं, गलत प्रथाएं हैं, उनका विरोध है, तो इसलिए भी इनको वो किया। ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने विद्यालय में भी धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने हिंदुओं को हिंदू धर्म और मुसलमानों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा देने की भी वकालत की, क्योंकि तिलक का विचार था कि संसार की सेवा के लिए ईश्वर की सेवा आवश्यक है और ईश्वर की सेवा से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको अपने धर्म, अपने इष्ट के बारे में और अपने भाषा के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यह भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। हालांकि जब तिलक को
उस समय के लोगों ने अशांति का जनक माना, तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो गीता का रहस्य लिखने का भी मेरा उद्देश्य यही है कि गीता जैसे ग्रंथ को केवल मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं मानना चाहिए, बल्कि कर्म को केंद्र में लाना चाहिए। उनका मानना था कि जब देश गुलाम हो तब लोगों को कर्म में लगाना आवश्यक है, और गीता का संदेश भी यही है। और गांधी जी ने भी इनके जो इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये तिलक जी का शाश्वत स्मारक है। इसके में जो तिलक जी के विचार हैं वो इतने उत्कृष्ट हैं कि उसके बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जन जागृति के कार्यक्रम उनके थे, उनके बारे में उन्होंने खूब कहा। संस्कृति और समाज की शिक्षा, धर्म, कुरीतियां, इनका टोटल उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज होने चाहिए, और स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज की अवधारणा को सबको मानना चाहिए। नागरिक प्रचारणी सभा के एक अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि पूरे भारत के लिए एक समान लिपि के रूप में देवनागरी को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको मान लेना चाहिए, क्योंकि समान लिपि की समस्या ऐतिहासिक आधार पर नहीं समझाई सकती, इसको केवल और केवल सामाजिक परिवेश में ही समझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए, रोमन लिपि है वो भारतीय भाषाओं के हिसाब से अनुपयुक्त है, जबकि देवनागरी समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार की जाती है। जब इन्होंने साउथ इंडियन सोसाइटी, साउथ की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसकी स्थापना की, स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं अशिक्षितों के मुकाबले। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ उन्होंने सुधारों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ही के दिन 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक ने अपनी आंखें मूंद ली थी। उन्होंने जब भारतीय समाज में सही शिक्षा का प्रसार और सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया, तो उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय त्योहार जो है वो केवल धार्मिक नहीं, बल्कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी प्रयोग होना चाहिए। सम्राट शिवाजी की जयंती पर उन्होंने शिवा जयंती मनाई, और उसके महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने शिवाजी की, वीर शिवा की जो विरासत थी, ऐतिहासिक महत्व था, उसको पुनर्जीवित किया। उन्होंने न केवल ये, बल्कि जो हिंदू धर्म के अनुयायियों को उन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म आपको कितना ही नरम बनाए, लेकिन अत्याचारों के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। अपने दृष्टिकोण में आपको बदलाव करना चाहिए, आत्मरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, और लोगों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और अंग्रेजी उत्पादों को, ब्रिटिश उत्पादों को या विदेशी उत्पादों को खारिज करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब हम यहाँ के भारतीय उत्पादों को खरीदेंगे। अब आप देखिए ना, आज के तारीख में भी उन्हीं के जो कंसेप्ट था आत्मनिर्भर भारत का, वो आप देखिए आज भी चल रहा है। और वास्तव में ये तिलक के विचारों की प्रासंगिकता ही हम मानेंगे कि आज जो है हमारे जो वर्तमान परिवेश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है वो चल रहा है, क्योंकि इससे स्वदेशी क्षमताओं को हमारा बढ़ावा देने, उनको पहचानने और उनका पूरा उपयोग करने में हमें मिल रहा है। आर्थिक राष्ट्रवाद के पुनरुद्धार की यदि हम देखें तो उसमें भी हम देखेंगे तिलक जो है वो बहुत उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने वकालत की कि आर्थिक रूप से सशक्त होने पर ही हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ चला जाएगा। तिलक ने कांग्रेस की जितनी भी बैठकें हुई उनमें मातृभाषा के उपयोग की वकालत की थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मातृभाषा के माध्यम से ही आम लोगों तक उनके विचार बड़े आराम से
सुग्राह्य रूप से और इजीली एक्सेप्टेबल रूप में पहुंच सकते हैं। और आप देखिए ना, जो वर्तमान समय में भी हाल की सरकार ने जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जो है संस्कृत और स्थानीय भाषाओं को और मातृभाषाओं को अपने पर जोर दिया है। और ये सब कंसेप्ट वही है जो उस समय तिलक ने शुरू किए थे। तो उनका ये भी मानना था कि मातृभाषा का प्रयोग से लोगों के बीच बड़ा इनफॉर्मल सा रिश्ता कायम हो जाता है। इनफॉर्मल बोले तो आदमी आराम, कहने वाला भी बड़े आराम से कह देता है और समझने वाला भी समझने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तिलक का जातिवाद और अस्पृश्यता के विरोध में जो उनके जितने भी बातें थी, उनका उन्होंने जो समाज में उनका प्रचार प्रसार किया, उससे भी ये एक कंसेप्ट सामने आया कि इस जो कार्य से या इस तरह की बातों से भारतीय समाज में जातिवाद के जो बीच में अंतर है उसको मिटाने में बल मिलेगा। और जो सामाजिक असमानताएं हैं, उस समय सामाजिक असमानताएं और जातिवाद एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को ध्वस्त करने में या उसको समाप्त करने में और भाईचारा विकसित करने में और सामाजिक समरसता कायम करने में तिलक की एक बहुत महती भूमिका रही। तिलक के दृष्टिकोण की एक प्रासंगिकता यह भी है कि हमें समाज के विभिन्न वर्गों को यदि हम एकजुट कर लेते हैं और समानता की दिशा में काम करते हैं, तो हमारा काम वैसे भी आसान नहीं हो जाता है, जिससे क्योंकि इससे होता क्या है कि कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई उसमें ऑब्स्टिकल हमारा अपना लो नहीं करेगा। और उनके इस सामाजिक समरसता और एकता के प्रयास से ये भी है कि हम पूरे समाज को एकजुट भी कर लेंगे। और समाज जब एकजुट हो जाएगा, वेल इक्विप्ड हो जाएगा, तो तरक्की भी उसी हिसाब से करेगा। और जब समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। क्योंकि समाज या राजनीति, इसमें जो भी विचार होते हैं ना, उनमें यदि एक्सेप्टेबिलिटी होती है, तो उससे चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, मातृभाषा का महत्व हो, जातिवाद का खिलाफ हो, ये सब चीजें ऐसी है जिनको यदि आप निवारण कर देते हैं, तो जनमानस को आप या समाज को आप अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जीवन और उनके कार्य, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्रीय प्रता या देश प्रेम की भावना की जो भावना थी, गहरी भावना थी, वो सारे उनके कार्यकलापों में परिलक्षित होती थी। आज भी आप देखिए, जो भारतीय समाज और राजनीति में तिलक के विचार कितने प्रासंगिक है। तिलक की जो दूरदृष्टि थी, तिलक के जो विचार थे, तिलक की जो भावनाएं थी, वो हमें सिखाती है कि हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए। मातृभाषा कोई भी हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जातिवाद का हमें के खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए। भारतीय समाज की प्रगति के लिए और उसकी एकता के लिए यदि हम ये कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इन सभी विचारों को अपनाकर हम एक समृद्ध और सशक्त भारत बना सकते हैं। और जब कोई भी किसी भी दिशा में हम जा रहे हो, यदि कोई सी भी इनमें से कहीं से भी कोई, चाहे वो नेतृत्व क्षमता हो, चाहे विचारशीलता हो, इसमें यदि कहीं पर भी हमें कोई झोल मिलेगा या हमें कोई दिक्कत होगी या हमें कोई ऐसी परेशानी होगी, तो इससे होगा कि हमारी जो सारा प्रयास है वो हमारा बैकफुट पे आ जाएगा। चाहे वो आप देख लीजिए, यदि सामाजिक समरसता नहीं होगी, समाज में आप में विद्वेष होगा, तो बैकफुट पे आ जाएगा समाज। यदि शिक्षा के मामले में शिक्षा नीति ठीक नहीं होंगी, समाज में सही संदेश नहीं जाएगा, तो वो बैकफुट पे आ जाएगा। और यदि ये सब चीजें बैकफुट पे हो जाएंगी, तो हमारा देश की जो प्रोडक्शन है वो सफर करेगा। जब प्रोडक्शन सफर करेगा, तो हमें विदेशी वस्तुओं को आयात करना पड़ेगा। जब हम विदेशी वस्तुओं को आयात करेंगे, तो उससे जो हमारी स्वदेशी चीजें हैं या उत्पाद हैं, वो अपने आप बैकफुट पे आते चले जाएंगे। तो इसलिए जो तिलक की जो भावना थी,
उन सब से इतर उनकी केवल और केवल ये भावना थी कि हम स्वशासन के लिए किसी भी स्तर तक, चाहे वो लोअर लेवल हो या अपर लेवल हो, उसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों को ट्रेंड किया, अपने ग्रुप में ऐसे स्वयंसेवक तैयार किए, ऐसे हर एक भाषा के जानकार तैयार किए, जो जिन्होंने जाकर पूरे देश में फैलकर इनकी जो ऑल इंडिया होम रूल लीग की जो स्थापना की थी, उसके जो विचार थे उनसे सबको समझाना शुरू किया। हालांकि इसका कार्यक्षेत्र बंबई था, लेकिन उसके अलावा भी जो उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, सब जगह उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने खूब अपना आंदोलन चलाए, और भारतीयों को भारतीय शासन, भारतीय स्वशासन के महत्व और भारतीयों के अधिकार के प्रति जागरूक किया। और जब भारतीयों को अधिकार के प्रति उन्हें जागरूक किया गया, तो उसका जो परिणाम ये आया कि भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना भी जागृत हुई, और उससे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लिया, और उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास भी किया, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो सहयोग की मुख्य कड़ी थी वो भी यही थे। क्योंकि लखनऊ पैक्ट में 1916 में जो तिलक की ही अगुवाई में मुस्लिम लीग का जो पैक्ट था, ये इस पे हस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि इस पैक्ट के द्वारा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में समझौता, सहयोग और आगे चलकर राजनीतिक एकता और सामंजस्य को बढ़ाने के लिए एक कदम उठाएगा, जो कि वास्तव में उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास साबित हुआ। और अंग्रेज भी उस समय इनके इस प्रयास के कारण हिल गए, और उन्होंने आखिर में इसी का जो परिणाम ये निकला कि भारत को स्वतंत्रता मिली। जो गीता रहस्य उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने भगवत गीता की गहराई से व्याख्या की, उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के संदर्भ में गीता को प्रस्तुत किया। उन्होंने गीता को न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक समरसता के लिए एक आवश्यक ग्रंथ के रूप में पेश किया। और धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से गीता का प्रचार प्रसार किया, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, हिंदू शिक्षा प्रणाली का प्रसार किया, हिंदू त्योहारों का प्रसार किया, उनमें उनसे इनको बहुत अधिक जो है लोकप्रियता। हालांकि लोकमान्य तिलक ने बहुत सारी किताबें लिखी। उन्होंने जो मांडली जेल में वो 6-6 साल के लिए, 5-5 साल के लिए 2-3 बार वो जेल में गए, उनमें गीता रहस्य सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। उन्होंने द ओरियन नाम की पुस्तक, वेदों के ऊपर द आर्टिक होम ऑफ द वेदास लिखी, और हिंदू फिलोसफी के बारे में भी उन्होंने हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ एक किताब लिखी थी, बहुत अच्छी लिखती है। वैदिक क्रिमिनोलॉजी, वैदिक क्रोनोलॉजी, वेदांग, ज्योतिष, इसके बारे में भी उन्होंने लिखी। और अनेक उन्होंने जो श्याम जी कृष्ण वर्मा और अन्य कई लोगों को जो उस समय के क्रांतिकारी थे और जो इनका बहुत निकट सहयोगी थे, उनको जो उन्होंने पत्र लिखे थे, उनका भी एक संकलन बहुत अच्छा बाद में प्रकाशित हुआ था। और ये सब जो चीजें थी ऑलरेडी उनकी, वैसे पुणे में सर्वाधिक प्रकाशित हुई, लेकिन बाद में उन्हें अन्य प्रकाशकों ने भी, अन्य देशों में भी, अन्य राष्ट्रों में भी, अन्य स्थानों पर भी प्रकाशित किया। तो अब हम यदि देखे जाए तो आज हम उस महान देशभक्त की पुण्यतिथि है आज, जिसकी 1920 में जिसकी मृत्यु हुई। और लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने समय पहले, 150 साल पहले, भारतीय
राजनीति, भारतीय दर्शन, भारतीय समाज, भारतीय शिक्षा प्रणाली, उसके बारे में इतना जबरदस्त आकलन किया उसने, इतने अच्छे बातें पेश की कि जो आज भी बिल्कुल प्रासंगिक होता है। इसके अलावा उन्होंने समय समय पर देश काल और वातावरण के हिसाब से उन्होंने अपने आप को मोल्ड भी किया और धीरे धीरे उनका, तो आज हम समग्र राष्ट्र ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक श्रेष्ठ एडवोकेट, एक श्रेष्ठ राष्ट्रवादी, एक श्रेष्ठ शिक्षक, श्रेष्ठ समाज सुधारक और सबसे ऊपर एक श्रेष्ठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। और मेरी और आप सभी की तरफ से उस व्यक्ति को भावभीनी श्रद्धांजलि भी है हमारी हमारी तरफ से उसको बहुत 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 नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्य भागेश शर्मा जी। हमेशा की भांति कोई भी सब्जेक्ट आपको दे दिया जाए, ऐसा लगता है कुछ सामने देख के पढ़ रहे हो, पर वो आपके मस्तिष्क से बोलते जाते हो। 50 मिनट बोलना आसान नहीं होता, और आप सब्जेक्ट पे अपना पूरा कमांड होता है, सारे डेटा सब चीजें लेके जाना। बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय नैप साहब बोलेंगे, किसी को और कोई इसमें एडिशन तो कोई क्या करेंगे इसमें। मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार इनका कोई ऑपरेशन था, तो इनको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, मना कर दिया था शायद, जहाँ तक ख्याल है। तो वो गीता के श्लोक पे ही इन्होंने शायद अपना फोकस कर लिया था। डॉक्टर भी हैरान थे, मतलब इनकी कहीं ना कहीं वो चीज थी, मतलब ये इसकी फोकस करना या वो चीज करना कितने। तो चौधरी साहब भी आ गए हैं, प्रणाम करता हूं मैं। आवाज अच्छा, बंद है सर। थोड़ा सा आप बोलिए, फिर नेक्स्ट धन्यवाद देंगे, फिर थोड़ा सा बहुत शाकिर साहब भी बोलेंगे। प्रणाम वागिश जी। मैं सिर्फ एक चीज बोल पूछना चाहता था, पूछना क्या, क्लैरिफाई करना था। इन्होंने आर्यों को भारत से बाहर आने वाला बताया, ये कैसे, जो कि बाद में अभी लोग उसको थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं। अभी के जो रिसर्चर्स हैं वो लोग बोलते हैं नहीं, यहीं पर हुए थे, आर्य यहीं के हैं, यहीं। चौधरी साहब, ये तो पहले ये भी तो कहा जाता है ना, आर्यवर्त एक बहुत बड़ा एरिया था। आप देखें ना, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब उस समय के यही माना जाता था कि ये सब आर्यवर्त इलाका ही है। तो यदि उधर से आए या कहीं से भी आए, तो उस समय जो वो तो सारे जो है ना, ऑलमोस्ट एशिया का काफी बड़ा भाग इसी महाद्वीप के अंदर माना जाता था। हो तो सकता है। हो सकता है इसकी वजह से। और बाकी तो हमारे नैब साहब के आज मुझे तो बहुत दिन बाद दर्शन हो रहे हैं। नेम साहब से मैं करूंगा, चाहूंगा कि वो भी इस पर कुछ प्रकाश डाल देंगे। शेख साहब भी कुछ आप भी डाल दो थोड़ा सा, धन्यवाद तो वो देंगे खैर, क्योंकि आप भी काफी। क्या हुआ मेरे लिए तो साउंड? एक कठिन विषय था। मैं इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाल सकता। ये तो आदरणीय वागीश शर्मा जी। हाँ, ये तो आदरणीय वागीश शर्मा जी की मानता है कि जो मतलब कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट बोल देते हैं, हमें तो एक दो एस्पेक्ट याद रहते हैं वही भूल जाते हैं। तो हम मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, ये मेरी नॉलेज नहीं है सर, मैं तो माफी मांगता हूँ। चलिए कोई नहीं। नैप साहब नैप साहब कुछ बता सके तो बता सके सर। चलिए आदरणीय साहब आप ही देखिएगा। अब कौन का किस किस से बचोगे नैब साहब? सबका सॉफ्ट टारगेट आप ही हो। सर इसमें ऐसा है कि लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक इन इस बुक
the archaic home in the Vedas, proposed that the original home of the Aryans was the North Pole during the pre-glacial period. He argued that they migrated to northern Europe and Asia after climate change around 8000 BC. 8000 BC यानी कि आज से 10,000 साल पहले की बात. Tilak supported his theory by analyzing Vedic hymns, Avestic passages, Vedic chronology and Vedic calendars. उस चीज को देखते हुए उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी. अब इसी बात को लेके अक्सर ये बात भी उठती रहती है कि साहब हम लोग बाहर से आए हुए, अब आर्या कौन थे? अब यहाँ पर तो सब मिक्स हो गए सर. अब किसको आर्या कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, इतनी मिक्स ब्रीड्स हो गई हैं यहाँ पे. और एक उनकी अपनी थ्योरी थी उस वक्त, और जिसको अपोज भी किया गया था. आप सही कह रहे हो, और आज तक अपोज भी किया जाता है, और इसके ऊपर बड़े कंट्रोवर्सीज अभी भी चल रही हैं. मतलब इसको ये कहें कि ये इश्यू सेटल्ड है, तो आज तक ये सेटल्ड नहीं है. लेकिन हम यही मानते हैं कि हम या आर्यास जो भी थे वो यहीं के निवासी थे और यहीं की पैदाइश थी, वो बाहर से नहीं आए थे. हर एक की अपनी थ्योरी. उन्होंने वेदा का एक एनालिसिस किया था. एनालाइज करने के बाद उन्होंने वैदिक हिम्स का वो जैसे बताया, उनका एक अपना एनालिसिस होता है. जैसे जो प्रकांड होते हैं वो किसी चीज को एनालाइज करते हैं, थ्योरी करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो उसके हिसाब से अपना एक प्रपोजल धरते हैं. अब उसके ऊपर कितनी एक्सेप्टेंस है कितनी नहीं, वो बाद के लोग डिसाइड करते हैं जो उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं या जो उसका एनालिसिस फर्दर करते हैं. देखिए, बाल गंगाधर साहब जो थे 1956 में पैदा हुए और 1856 में, और 1920 में उनकी डेथ हो गई. 64 साल और मुश्किल से 9-10 दिन उनकी आयु रही. उतने में उन्होंने कितना कुछ कर गए. अभी आप देखिए, हम तो कहेंगे कि अपने वागी शर्मा जी, वो आप कोई भी विषय दे दीजिए, और विषय देने के बाद वो उनको कहिए खोजी पत्रकार नहीं होता, वो उसको बिल्कुल अंतर तक चले जाते हैं और ढूंढ ढूंढ के लाते हैं चीजें. और आज भी हम 105 साल बाद उनकी मृत्यु के पुण्यतिथि के, आप 2020 में उनकी मृत्यु हुई है, ये 1920 में, और 2025 है. 105 साल बाद हम उनकी थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं. बट इसमें कहीं किसी तरह का अपवाद नहीं है कि वो एक कट्टर राष्ट्रभक्त, कट्टर देशभक्त, कट्टर कहना चाहिए कि भारतीय और धार्मिक इंसान थे, जिन्होंने हर तरफ कोशिश की, और एक कहना चाहिए प्रकांड शिक्षक थे. स्टार्टिंग तो शिक्षा से ही, शिक्षक के रूप में हुआ उनका, और उन्होंने एलएलबी भी किया. तो कहीं कोई कमी नहीं थी उनकी विद्वता में. ऐसे विद्वान लोग कुछ लिख के जाते हैं, इसका कोई ना कोई आधार होता है. उन्होंने आधार के ऊपर ही लिखा है. अब ये हम लोग के ऊपर है उसको एनालाइज करें, फर्दर इसके ऊपर से इन्वेस्टिगेशन हो, फर्दर कुछ खोज की जाए, फर्दर इसके ऊपर हम लोग किसी तरीके रिसर्चेस करें तो पता चले. लेकिन अब ये इशू इतना ज्यादा डिस्कस होता है, जब कोई किसी को कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करनी होती, इसी का सहारा लेके कहते हैं आर्या तो बाहर से आए थे. और चूंकि एक पॉलिटिकल इशू लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको हम ज्यादा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करना चाहते. हम इसी पे अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं कि वागीश शर्मा जी ने जो आज खोज करके चीजों को बताया और उनके बारे में, और इतने सुंदर तरीके से धारा प्रवाह बोलते चले गए. अब शर्मा जी ने बताया कि 50 मिनट तक बोलना किसी एक विषय पे, साधारण सा विषय, किसी की जीवनी के ऊपर आसान नहीं होता. बात सही है, किसी के बारे में आप कितना खोजेंगे, कितनी चीजें ढूंढेंगे, जिसकी 105 साल पहले मृत्यु हो गई हो, उसके बारे में उन्होंने क्या पॉलिटिकल साइड में क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, राष्ट्रीय उसके क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने कहना चाहिए जो विद्वता के क्षेत्र में क्या किया, क्या क्या उन्होंने ढूंढ ढूंढ के चीजें लाए हैं, और हम लोग को सब चीजें बताई. और ये वाकई में सिर्फ बाल पाल लाल, ये तीन हम लोग का गर्म दल के तरीके माना जाता था, ये 3 लोग हैं. अब उस वक्त हम लोग के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में कितने लोगों ने किस किस तरह की आहुतियां दी हैं, कितनी चीजें निकल के आई और कितनी चीजें हम लोग को पता नहीं है. बाल गंगाधर सर से हम लोग गणेश वाली जो बात उन्होंने बताई, गणेश स्थापना और पूजा करना, एक हिंदुओं को एकत्र करने वाली बात थी, एक इकट्ठा करने वाली, उनको बताना कि आपकी भी अपनी एक एग्जिस्टेंस है. तो करने वाले सब इतना कुछ कर गए कि आज 105 साल बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी जीवनी पढ़ रहे हैं. कुछ तो उनमें था, कुछ तो था उनमें.
ऐसे लोग जो होते हैं सर, हम लोग के फ्यूचर हमेशा गाइड करते रहते, सालों साल, सैकड़ों साल। ये अभी 105 साल हुए हैं, 205 साल बाद भी इनको इसी तरीके याद किया जाएगा। इसी तरीके कहीं ना कहीं किसी जूम मीटिंग में इनके बारे में डिस्कशन चल रहा होगा। वो क्या लिख गए उसके ऊपर इसी तरीके से डिस्कशन होता रहेगा, इस तरीके से उसके ऊपर एनालिसिस होता रहेगा। बहुत सुंदर विषय था आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर, और वागीश शर्मा साहब ने हमेशा की तरीके इस पे अपने आप को प्रस्तुत किया, और बड़े अच्छे तरीके से अपने धारा प्रवाह तरीके से जैसे बोलते हैं। और एक बार शर्मा जी ने बहुत जब कहा कि आप बिना पढ़े कैसे बोलिए, तो उनका नहीं, मैं पॉइंट्स तो लिख लेता हूँ। तो पॉइंट्स तो सर सभी लिखते हैं, पॉइंट्स तो मैं भी लिखता हूँ, पॉइंट ना लिखूं तो सडनली आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे। कई बार बोलते बोलते ना विषय से दिमाग कहीं चला जाता है और जुबान कहीं होती है और आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट्स लिखने होते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को इकट्ठा करना, देखिए पिछली बार भी दिखाया था उन्होंने तो बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने कहा। इसके ऊपर हम बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए, और विषय को लेने के लिए अरविंद शर्मा साहब की प्रशंसा करनी चाहिए। और ये सत्य है कि मैं काफी दिनों बाद आया, लेकिन एक चीज मैं आज जस्ट वांट टू शेयर कि आज मैं मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग की बात है, कल शाम को मैं सोच रहा था रागेश शर्मा साहब के इधर एक दो क्लासेस हुए म्यूजिक वाले, मैंने अटेंड नहीं किया। और अगर अब जैसे ही होगा मैं किसी भी तरीके से अटेंड करूंगा। आज जैसे मॉर्निंग में मैंने देखा, सब्जेक्ट देखा, मैं कही तो वागीश जी का सब्जेक्ट होगा, और आज हड़बड़ से आके सीधे आके बैठ गया। तो कल शाम से और सुबह तक जो सोच रहा था वो विद इन 24 आवर्स पूरा हो गया है। कभी कभी चीजें सब बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड होती हैं, इसी को कहते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी चीज को मांगिए तो मिल जाती है। तो आपके आज के सर उद्बोधन के लिए आपका, और आज की खोजपूर्ण उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकनेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागीश शर्मा जी, आपने समय निकाल कर दिया। हम आपके आभारी हैं, जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार साथ 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है। सम्मानित वह है जो दूसरा सम्मान करता है। और धनवान वह है जो अपने पास है उससे ही प्रसन्न है। संतुष्ट है, इसकी बात धनवान सबसे वह बड़ा। है जो अपने पास है उससे संतुष्ट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर सर। आइए 3 बार को उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः